हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हेलो दोस्तों, आज हम उस फैसले पर बात करने जा रहे हैं जिस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा यू टर्न लिया है और प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राज्यपाल की बिल पर डिसीजन लेने की पावर पर हम टाइम लिमिट नहीं लगा सकते। इस फैसले ने पूरे फेडरल स्ट्रक्चर को हिला दिया और एक तरीके से हम कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की ऑफ गवर्नर्स की तरफ मूव कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि क्या गवर्नर अब किसी भी बिल को अनिश्चितकाल के लिए रोक सकते हैं, क्या राज्यों के कानून अब गवर्नर की मर्जी पर चलेंगे, और साथ ही साथ हम समझेंगे कि आर्टिकल 200 में कौन सी नई पावर्स पुट इन की गई हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं सुप्रीम कोर्ट का पहले क्या रुख था और अब क्या रुख है। वर्ष 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि गवर्नर 1 महीने के अंदर किसी भी बिल पर फैसला करें कि वो साइन कर रहे हैं या रिटर्न कर रहे हैं। इस टाइमलाइन को एग्जीक्यूटिव में हो रही देरी पर रोक लगाने के लिए दिया गया था और लेजिस्लेटिव ऑटोनॉमी की सुरक्षा के तौर पर देखा गया था। लेकिन कल सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? कल सुप्रीम कोर्ट ने अपना रुख बदला और कहा कि गवर्नर या प्रेसिडेंट पर टाइमलाइन थोपने जैसा कोई अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं है। डेडलाइन पर संवैधानिक चुप्पी का मतलब है कि कोई भी न्यायिक दखल अब विधेयकों को पारित करने, उन पर सहमति देने, सहमति रोकने या बिल को वापस करने के संदर्भ में जुडिशियल कोई भी दखल नहीं होगा। अब महत्वपूर्ण यह है कि यह पूरी मामला था क्या, कैसे शुरू हुआ। देखिए, इनिशियली क्या हुआ कि तमिलनाडु और केरला जैसे राज्यों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और उसके बाद बताया कि कई महीनों से पेंडिंग है और गवर्नर उस पर साइन नहीं कर रहे हैं, ना तो वो रिटर्न कर रहे हैं और ना ही वो उस पर साइन कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसके बाद आर्टिकल 142 के अंतर्गत दिए गए अपनी खास शक्तियों का प्रयोग करते हुए सही टाइमलाइन सुझाई और साथ ही साथ यह कहा कि संवैधानिक सही होने और प्रैक्टिकल गवर्नेंस, इन दोनों के बीच में एक बैलेंस बनाने की ज़रूरत है और गवर्नर को 1 माह के भीतर यह बताना होगा कि वे साइन कर रहे हैं या अगर वो बिल वापस कर रहे हैं तो रीजंस बताना होगा कि वो क्यों वापस कर रहे हैं। इस फैसले के आने के बाद केंद्र सरकार ने इस पर ऑब्जेक्शन किया, इस पर अपनी असहमति जताई और केंद्र सरकार ने इस निर्देश का विरोध करते हुए कहा कि जुडिशरी संवैधानिक नियमों को फिर से नहीं लिख सकती है और उन जगहों पर टाइमलाइन नहीं जोड़ सकती है जिन जगहों पर टाइमलाइन दी ही नहीं गई है। इसके बाद मामला कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास भेजा गया क्योंकि प्रेसिडेंशियल रेफरेंस आ गया था। राष्ट्रपति ने इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगी थी और जब सुप्रीम कोर्ट के पास सलाह मांगने के लिए भेजा गया, अब सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय आ जाता है सलाह पर। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला क्यों बदला, ये यू टर्न क्यों लिया, इसको समझने के लिए हमें 3 पहलुओं पर नज़र डालनी होगी। सबसे पहला टेक्सचुअल साइलेंस है। कहने का मतलब यह है कि संविधान में अनुच्छेद 200 जो दिया गया है उसके अंतर्गत बिलों पर कार्यवाही करने के लिए गवर्नर के लिए कोई टाइमलाइन नहीं दी गई है और जिससे यह कोर्ट के इंटरप्रिटेशन के दायरे से बाहर हो जाता है क्योंकि टेक्स्ट में कहीं पर भी टाइमलाइन का कोई वर्णन, कोई जिक्र नहीं है। दूसरा मुद्दा था सेपरेशन ऑफ पावर्स का, जहां पर यह देखा जा रहा था कि जुडिशरी एक तरीके से जब टाइमलाइन लगा रही है तो ये जुडिशियल लेजिस्लेशन जैसा फील दे रहा है। इंटरप्रिटेशन और कानून बनाने की बीच की जो बाउंड्री है उसको सुप्रीम कोर्ट पार करता हुआ दिखाई दे रहा था, जो कि सेपरेशन ऑफ पावर के डॉक्ट्रिन का वायलेशन यानी कि उल्लंघन माना जा रहा था। और तीसरा बड़ा रीज़न था जुडिशियल रेस्ट्रेंट का। कोर्ट ने माना कि देरी से दिक्कत ज़रूर होती है और यह एक गलत प्रक्रिया है, लेकिन इसका हल संसद संविधान में संशोधन करके कर सकती है। यह कार्य संसद द्वारा किया जाना चाहिए, जुडिशरी को नहीं करना चाहिए, वरना यह जुडिशियल एक्टिविज्म के दायरे में आएगा। अब इस डिसीजन के बाद अनुच्छेद 200 को दोबारा एक बार देखने की जरूरत है कि अनुच्छेद 200 पर क्या असर पड़ेगा, जहां राज्यपाल अपनी सहमति देते अथवा रोकते हैं राज्य विधायिका के बिलों पर। तो वर्तमान में अगर हम देखें तो सबसे पहले अनुच्छेद 200 के अंतर्गत राज्यपाल के पास पहली पावर यह है कि वे अपनी सहमति दे दें।
राज्यपाल यदि सहमति दे देते हैं तो तुरंत कानून बन जाता है और इसमें फिर कोई समस्या नहीं होती। दूसरा यह है कि वे अपनी सहमति को रोक लें, और यही सबसे विवादित हिस्सा है अनुच्छेद 200 के अंतर्गत, क्योंकि यहां पर वे विधानसभा द्वारा भेजे गए विधेयक पर एक तरीके से असीमित समय के लिए चुप्पी साध लेते हैं। तीसरा तरीका यह है कि वे पुनर्विचार के लिए वापस भेजें, रिकंसिडरेशन के लिए वापस भेजें, और यदि राज्यपाल पुनर्विचार के लिए वापस भेजते हैं तो राज्य की विधायिका को उस विधेयक को पुनः पारित करके राज्यपाल की सहमति के पास भेजना होता है। महत्वपूर्ण यह है कि वे राज्यपाल द्वारा सुझाए गए परिवर्तनों के साथ या परिवर्तनों के बिना भी उस विधेयक को एज इट इज राज्यपाल के पास भेज सकते हैं दोबारा। अब अगर दोबारा बिल आता है तो उन्हें साइन करना पड़ता है। अगला यह है कि वे प्रेसिडेंट की सहमति के लिए रिजर्व कर लेते हैं। राज्यपाल के पास यह शक्ति है कि वे राष्ट्रपति की सहमति, राष्ट्रपति के विचारार्थ किसी भी विधेयक को रिजर्व कर सकते हैं, और इससे राज्य विधायिका का जो विधेयक है वो केंद्र की स्क्रूटनी में आ जाता है, केंद्र की जांच में आ जाता है। अब मुद्दा यह है कि जहां पर समस्या सबसे ज्यादा है, विदहोल्डिंग असेंट विदाउट टाइमलाइन, वहां पर जो कोर्ट ने कहा कि हम कोई समय सीमा नहीं लगा सकते, तो एक तरीके से पॉकेट वीटो, जो कहीं पर भी संविधान में इस शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, उसके बावजूद कहीं ना कहीं यह पॉकेट वीटो मिल जाता है राज्य के राज्यपाल को। देखिए, जब भी कोई विधेयक पारित होकर के आया और अपनी सहमति राज्यपाल ने रोक ली, यही सबसे विवाद वाला विषय था अनुच्छेद 200 के अंतर्गत। और जब भी बिना टाइमलाइन के, बिना समय सीमा के ऐसा होता है तो यह पॉकेट वीटो का ही सेंस देता है। इसमें राज्यपाल कोई निर्णय नहीं ले रहे होते हैं, विधेयक सहमति और असहमति के बीच में झूलता रहता है, और राज्य विधायिका के पास इस संबंध में अब कोई शक्ति नहीं रह जाती है। यानी कि आप एक तरीके से समझ सकते हैं कि जो डेमोक्रेटिक मैंडेट मिला था राज्य की सरकार को, वह पूरी तरीके से रुक जाता है, पूरी तरीके से स्टॉल्ड कर दिया जाता है। अब इसके बाद एंट्री होती है प्रेसिडेंट वाले मामले की भी, क्योंकि यह मामला प्रेसिडेंशियल रेफरेंस का भी था, और तमिलनाडु के गवर्नर वाले केस में मामला जो विधेयक थे वो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस को भेज दिए गए थे। कैसे पहुंचता है राष्ट्रपति के पास बिल? सबसे पहले राज्य विधायिका आती है जो कि अपना विधेयक पारित करती है, और विधेयक को पारित करके, बहुमत से विधेयक को पारित करके राज्यपाल के पास भेजती है। राज्यपाल के पास बिल आने के बाद राज्यपाल अनुच्छेद 200 के अंतर्गत दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हैं, और उसके बाद अपने विचार करने के बाद विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेज सकते हैं सहमति के लिए। और ये जब राष्ट्रपति के पास भेजते हैं तो ये अनुच्छेद 201 यहाँ से अप्लाई हो जाता है, और यहाँ पर जब विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है तो एक बड़ी मज़ेदार बात यह होती है कि राष्ट्रपति उसको कितने भी समय तक होल्ड कर सकते हैं, कितनी बार भी रिटर्न कर सकते हैं। जो शक्ति जहाँ पर पुनर्विचार के बाद अगर विधायिका भेजती थी राज्यपाल के पास, तो राज्यपाल के लिए साइन करना ज़रूरी होता था। लेकिन अब यह है कि अगर राष्ट्रपति के पास चला गया है तो राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए कितनी बार भी भेज सकते हैं विधेयक को वापस। तो इससे अनिश्चित काल की देरी की दोहरी लेयर बनती है, पहले गवर्नर के लेवल पर, फिर प्रेसिडेंशियल लेवल पर। इस तरह राज्य के बिलों को ओपन एंडेड सेंट्रल स्क्रूटनी का सामना करना पड़ सकता है। अब बहुत महत्वपूर्ण रूप से समझिएगा कि न्यायिक दर्शन क्या था इस पूरे डिसीजन के पहले, क्या जुडिशियल फिलॉसफी काम कर रही थी। देखिए, न्यायालय ने कुछ आत्मसीमित दृष्टिकोण अपनाया, और उसने सबसे पहली बात यह कही कि वह राजनीतिक विवादों को हल नहीं कर सकते हैं। जब राज्यपाल और राज्य की विधायिका के संबंध में कोई विवाद खड़ा हो रहा है तो इसका नेचर कहीं ना कहीं पॉलिटिकल है, कहीं ना कहीं राजनीतिक है, और यह विवाद हल करना जुडिशरी का काम नहीं है, यह पॉलिटिकल प्रोसेस के साथ ही होना चाहिए। दूसरी बड़ी चीज़, दूसरा बड़ा जो आइडिया था इसके पीछे, कि संविधान में कुछ जोड़ने की पावर जो कॉन्स्टिट्यूशन में के टेक्स्ट में नहीं है, उसे जोड़ने की पावर केवल और केवल संसद के पास है। राज्यपाल के पास यह शक्ति नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के पास भी यह शक्ति नहीं है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने उस जुडिशियल फिलॉसफी को अडॉप्ट किया जहां पर उसे ये पता है कि वो संविधान में कोई भी टेक्स्ट ऐड नहीं कर सकती, यह करने की शक्ति केवल और केवल संसद के पास है।
तीसरा बड़ा मुद्दा था कि यह संसद का डोमेन है और यहाँ पर संसद को यदि जरूरी लगेगा तो संसद इसमें हस्तक्षेप करके संविधान संशोधन कर सकती है। यूपीएससी के बच्चों के लिए जीएस पेपर 2 में पॉलिटी और गवर्नेंस के लिए बहुत ज़रूरी है फैसला समझना। इसमें कुछ चीज़ें हैं जहां पर महत्वपूर्ण रूप से आपको जानना ज़रूरी है, जैसे कि नंबर 1 रिटर्न ओनली। राज्यपाल विधेयक को एक बार वापस कर सकते हैं, केवल एक बार वापस कर सकते हैं, और दोबारा जब वो बिल उनके पास आता है तो वे बिल पर साइन करते हैं। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि जब वे रिटर्न करेंगे तो वे रिटर्न करते समय रीजंस बताएंगे कि वे क्यों रिटर्न कर रहे हैं। विधायिका, राज्य की विधायिका उन रीजंस को रिकंसीडर जरूर करेगी, लेकिन विद या विदाउट चेंजेस वो सेम बिल को वापस भेज सकती। दूसरा पोस्ट रिकंसिडरेशन ऑप्शन है इसमें। दूसरा, जब बिल पास हो गया दोबारा से राज्यपाल के पास भेजा गया तो वहां पर राज्यपाल के पास 2 ऑप्शंस हैं। पहला, उन्हें साइन करना पड़ेगा, अपनी सहमति देनी पड़ेगी। दूसरा, वे चाहें तो विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति के लिए वापस ले जा सकते हैं। यानी कि अब इनके पास 2 ऑप्शन हैं, सहमति दें या राष्ट्रपति के पास वापस भेज दें। तीसरा, कोई टाइम लिमिट नहीं है इस डिसीजन के बाद से। एब्सेंस है कि आप अब ये चीज़ नहीं है कि कोई भी जो डिसीजन है, कोई भी टाइमलाइन है, वो राज्यपाल के ऊपर या राष्ट्रपति के ऊपर बाइंडिंग नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो पहले डिसीजन दिया गया था उससे उलट जो प्रेसिडेंट के रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट की 5 जजेस की बेंच ने कहा है। महत्वपूर्ण रूप से एक और छोटी सी चीज़ यहाँ से आप जान लीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है उसमें एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम केस टू केस लेकिन फिर भी देखेंगे। मतलब अगर अननेसेसरी और अनड्यू डिले हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट किसी भी केस पर देख सकती है, टाइमलाइन सेट नहीं करेंगे, ये तय है। तो यहां से सुप्रीम कोर्ट ने एक छोटा सा अपने लिए स्पेस रखा हुआ है कि वो केस टू केस देख सकती है इसको, लेकिन इन जनरल टाइमलाइन प्रिस्क्राइब नहीं करेंगे। इसके साथ मैं आपको अपना टेलीग्राम चैनल बता देता हूं, यूपीएससी मेंटोर पंकज सर, इसे ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको मेरे सारे वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे और आप यहाँ से हमारे सारे वीडियोस के लिए एलिजिबल हो जाते हैं देखने के लिए। साथ ही साथ अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे यहाँ स्टडी IQ IAS पर इस समय फ्लैश सेल चल रही है प्रतिज्ञा प्लस पर, जिसके अंतर्गत आपको इसमें भी डिस्काउंट है। अभी फ्लैश सेल 2 दिन के लिए है, तो आप 21 तक है, तो आप इसमें अगर ज्वाइन करते हैं तो 18,999 फीस जो अभी आपको चल रही है उसमें भी 1000 रुपीज़ का डिस्काउंट दिया जा रहा है। कोड आपको PK लाइव इस्तेमाल करना होगा उसके लिए। अगर आप 2027-2028 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो दोनों के लिए फ्लैश सेल चल रही है। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, एक बार जाइए फ्लैश सेल में। आप अगर कल तक इसमें एडमिशन लेते हैं तो आपको और भी ज़्यादा डिस्काउंट के साथ PK लाइव कोड इस्तेमाल करने पर यह कोर्स मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।